बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ। आज का हमारा टॉपिक है पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वह किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया है। यदि हम इस धारा का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है यदि वह वयस्क आयु का है, यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है, वह देश की किसी भी राजनियम के अनुबंध अधिनियम अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। इसके बाद में आता है अनुबंध करने की क्षमता किस किस में होती है। उनमें सबसे पहले आता है अवयस्क। अवयस्क क्या होता है? अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने देश के संबंधित राजनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त की है। अनुबंध करने के उद्देश्य से भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता संबंधी जो प्रावधान है उनमें सबसे पहला आता है सामान्यतः वयस्कता की आयु। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं वह अनुबंध करने के उद्देश्य के लिए वयस्क माना जाता है। दूसरा आता है संरक्षक की दशा में वयस्कता की आयु। यदि किसी अवयस्क के अवयस्कता काल में ही उसकी स्वयं की अथवा उसकी संपत्ति अथवा दोनों की ही देखरेख एवं सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर दी गई है अथवा कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने उसकी संपत्ति अपनी देखरेख में ले ली है तो ऐसे अवयस्क तभी वयस्क हुआ माना जाएगा जबकि वह अपनी उम्र के 21 वर्ष पूरे कर लेता है। इसके बाद में अब हम देखेंगे अवयस्क के संबंध में प्रमुख प्रावधान। उनमें अवयस्क से संबंधित जो नियम है प्रकृति है। सबसे पहला आता है ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है। इसके साथ किया गया ठहराव व्यर्थनीय नहीं माना जाता है। ऐसा ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। इस संबंध में माहौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। इस केस के अंतर्गत क्या होता है कि धर्मोदास एक अवयस्क व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति को प्रतिवादी ब्रह्मोदत्त के पास बंधक रखकर ब्याज पर 20,000 रुपये का ऋण लेने का ठहराव किया। बंधककर्ता धर्मोदास घोष ने इसमें से लगभग 10,500 रुपये नगद प्राप्त किए। प्रतिवादी अर्थात बंधक ग्राही ने बंधक की कार्रवाई करने के लिए इसे एक वकील को सौंप दिया। इस बंधक की कार्रवाई के दौरान वकील को ज्ञात हुआ कि वादी धर्मोदास घोष अवयस्क है। अतः वकील ने वादी बंधनकर्ता से एक लेख पत्र पर यह लिखवाया कि वह वयस्क हो चुका है। इस घोषणा के बाद बाकी रुपया दे दिया गया है। कुछ दिन बाद वादी स्वयं ने ही प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर न्यायालय से यह प्रार्थना की कि यह अनुबंध वैध घोषित कर दिया जाए और उसकी संपत्ति से बंधक रद्द किया जाए। प्रतिवादी ने अपने बचाव में यह कहा कि वादी की प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं किया जाए जब तक कि उसके द्वारा लिया गया धन या उसके द्वारा लिया हुआ धन वापस न कर दिया जाए। किंतु कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में निर्णय दिया तथा धन लौटाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया।
वादी ने इस निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की। जब अपील चल रही थी तब ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। उस पर आगे ब्रह्मदत्त की पत्नी माहौरी बीबी ने अपील को लड़ा। इसीलिए यह मामला हम माहौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के नाम से विख्यात है। प्रीवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि अवैश्क के साथ किया गया ठहराव व्यर्थ होता है, व्यर्थनीय नहीं। इसके लिए अतिरिक्त काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया कि माहौरी बीबी उधार दी गई धनराशि को प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं रखती है। क्योंकि अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, न कि परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बाद में व्यर्थ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, वचन ग्रहीता अथवा हितधारी की स्थिति में अवैश्क द्वारा अनुबंध का प्रवर्तन। यदि अनुबंध में अवैश्क हितधारी या लाभ की स्थिति में है तो वह चाहे तो न्यायालय से प्रार्थना करके दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अनुबंध को प्रवर्तित करवा सकता है। इस संबंध में यह सिद्धांत लागू होता है कि अवैश्क को ऐसे अनुबंध को परिवर्तित कराने का अधिकार तभी मिलता है जबकि उसने उस अनुबंध के अधीन अपनी ओर से संपूर्ण प्रतिफल दे दिया हो तथा उसकी ओर से किसी भी वचन को पूरा करना शेष नहीं हो। नेक्स्ट आता है प्रत्यय स्थापना या क्षतिपूर्ति। प्रत्यय स्थापना का से हमारा तात्पर्य है ठहराव के अंतर्गत प्राप्त लाभ या प्रतिफल को लौटा देना एवं पक्षकारों का ठहराव से पूर्व की स्थिति में आ जाना। इस संबंध में दो चीजें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट आती है स्वयं अवैश्क द्वारा व्यर्थ घोषित करने की प्रार्थना करने पर। यदि अवैश्क स्वयं ही ठहराव को व्यर्थ घोषित करने की न्यायालय से प्रार्थना करता है तो न्यायालय उसे उस ठहराव के अंतर्गत दूसरे पक्षकार से प्राप्त हुए सभी लाभ या प्रतिलाभ लौटाने के लिए कह सकता है। दूसरा आता है दूसरे पक्षकार की प्रार्थना का विरोध करने पर। कभी कभी ठहराव का दूसरा पक्षकार अवैश्क के साथ हुए ठहराव को प्रवर्तित करवाने के लिए न्यायालय से आवेदन करता है और अवैश्क उसके आवेदन का विरोध करने में सफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अवैश्क को यह कह सकता है कि वह दूसरे पक्षकार से ठहराव के अधीन प्राप्त लाभ या प्रतिफल को उस सीमा तक लौटा दे जिस सीमा तक उसे या उसकी संपदा को उससे लाभ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन या अनुसमर्थन संभव नहीं है। एक अवैश्कता प्राप्त करने के बाद भी अपने ठहरावों की पुष्टि नहीं कर सकता है। इसके पीछे मूल धारणा यह है कि किसी व्यर्थ ठहराव का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है। अतः एक अवैश्कता प्राप्त करने के बाद भी अवैश्कता की अवधि में किए गए ठहरावों का पुष्टिकरण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 5वां पॉइंट, अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं। एक अवैश्क के साथ अवरोध या गत्यावरोध का या प्रदर्शन का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। यदि कोई अवैश्क मिथ्या वर्णन या कपट करके अपने आप को वैश्क बताता है और किसी अन्य पक्षकार को अपने साथ अनुबंध करने के लिए प्रेरित कर लेता है तो ऐसी दशा में भी उसे अनुबंध के निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अवैश्क अपनी अवैश्कता की सदैव वकालत कर सकता है या दलील दे सकता है तथा वचन अवैश्कता की आड़ में अपने दायित्व से बच सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट, विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन नहीं। विनिर्दिष्ट या विशिष्ट निष्पादन का तात्पर्य अनुबंध को मूल रूप में तय की गई शर्तों के अनुसार पूरा करवाना है। ठहराव का विशिष्ट निष्पादन तभी करवाया जा सकता है
जबकि ठहराव वैध हो। चूंकि अवयस्क द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, अतः व्यर्थ ठहराव की विशिष्ट निष्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता है। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध। अवयस्क के संरक्षक द्वारा किया गया अनुबंध अवयस्क द्वारा तथा अवयस्क के विरुद्ध प्रवर्तित करवाया जा सकता है यदि ऐसा संरक्षक इन शर्तों को पूरा करता है, जैसे वह संरक्षक अनुबंध करने की क्षमता रखता है, यदि वह अपनी शक्तियों के अंतर्गत अनुबंध करता है, संरक्षक द्वारा किया जाने वाला अनुबंध अवयस्क के हित में है, और लास्ट आता है कोई भी अवयस्क का संरक्षक अवयस्क के लिए अचल संपत्ति खरीदने का अनुबंध नहीं कर सकता है, किंतु अवयस्क के हित के लिए उसकी संपत्तियों को न्यायालय की अनुमति से बेच सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा माता पिता का दायित्व नहीं। अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के लिए उसके माता पिता का कोई दायित्व नहीं होता है, चाहे वह दायित्व जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में ही क्यों न हो। परंतु यदि अवयस्क ने अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कोई कार्य किया है तो उस अनुबंध के लिए माता पिता का दायित्व माना जाएगा। नेक्स्ट, अवयस्क एजेंट। किसी भी अवयस्क को अपने एजेंट नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अवयस्क अनुबंध नहीं कर सकता है और एजेंसी का जन्म अनुबंध से ही होता है। किंतु एक अवयस्क दूसरे व्यक्ति का एजेंट अवश्य बन सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के प्रति स्वयं नियोक्ता या प्रधान का दायित्व होता है, परंतु एक अवयस्क एजेंट अपने अधिकारों के बाहर कोई कार्य करता है अथवा लापरवाही करता है तो उसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद में आता है अवयस्क साझेदार। एक अवयस्क कभी भी साझेदारी फर्म का साझेदार नहीं बन सकता है, क्योंकि साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। किंतु यदि फर्म के सभी साझेदार चाहें तो एक अवयस्क को फर्म के लाभों में साझेदार बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 11वां पॉइंट, अवयस्क के लिए प्रतिभूति। अवयस्क की कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है, किंतु गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के वचन को पूरा कर देने के बाद भी अवयस्क को मूल उस वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है अवयस्क अंशधारी। अवयस्क को किसी भी कंपनी में अंश आवंटित नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु अवयस्क को पूर्णतः अंश अंतरित किए जा सकते हैं। कंपनी के अंतर्गत यदि कोई अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से किसी कंपनी के अंश अपने नाम अंतरित करने की प्रार्थना करता है तो उसे अंशधारी बनाया जा सकता है यदि अंश पूर्णतः हो। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, पट्टेदारी या अन्य व्यवसाय। अवयस्क का वास्तविक संरक्षक अवयस्क के लिए न तो कोई संपत्ति पट्टे पर ही ले सकता है और न उससे ऐसा कोई व्यवसाय ही कर सकता है जिससे अवयस्क पर कोई दायित्व उत्पन्न होने की संभावना हो। नेक्स्ट आता है अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में। यदि कोई अवयस्क कुछ अन्य वयस्क वचनदाताओं के साथ वचनदाता बनता है तो उस अनुबंध में अवयस्क वयस्क वचनदाता ही उत्तरदायी होंगे, अवयस्क उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अवयस्क और दिवालिया अधिनियम। एक
अवयस्क को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता, चाहे उसने जीवन की आवश्यकताएं ही क्यों न खरीदी हो। नेक्स्ट आता है अवयस्क के साथ विनिमय साध्य विलेख अधिनियम। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन एक अवयस्क बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है तथा उनका पराक्रमण कर सकता है, किंतु ऐसे विलेखों के अप्रतिष्ठित होने पर उसका कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, जबकि विलेख से संबंधित अन्य सभी पक्षकार उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अपराध के लिए उत्तरदायी। यदि किसी अवयस्क ने ऐसा कोई अपराध किया है जिससे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत अथवा उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है, तो अवयस्क उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट आता है विवाह के अनुबंध। एक अवयस्क द्वारा भविष्य में शादी करने के लिए किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। नेक्स्ट आता है नौकरी का ठहराव व्यर्थ। एक अवयस्क के साथ किया गया नौकरी का ठहराव भी व्यर्थ होता है। अवयस्क ऐसे ठहराव को इस आधार पर भी प्रवर्तित नहीं करवा सकता है कि वह उस अनुबंध में वचन ग्रहीता या लाभ प्राप्त करने वाला है। नेक्स्ट आता है प्रशिक्षुता अनुबंध। यदि अवयस्क अपने संरक्षक के माध्यम से प्रशिक्षुता अधिनियम के अधीन प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु किसी भी कारखाने के मालिक से अनुबंध करता है, तो वह अनुबंध वैध होगा। नेक्स्ट बंधक अनुबंध। अवयस्क द्वारा अपनी संपत्ति बंधक रखने का ठहराव व्यर्थ होता है, किंतु वह अपने पास दूसरे की संपत्ति को प्रतिफल के बदले बंधक रख सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा एंड लास्ट आवश्यकताओं के संबंध में दायित्व। यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन के लिए वह अवयस्क बाध्य है को उसकी स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, तो ऐसा व्यक्ति अवयस्क की संपत्ति से अपनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी होगा। सेक्शन 68 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पहला हमने बताया अवयस्क, दूसरा आता है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क स्वस्थ होना आवश्यक है। सेक्शन 12 में बताया गया है कि अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता रखता हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि हम देखें तो स्पष्ट होता है कि अनुबंध करने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है ताकि वह अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो, अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता हो। स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है? पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकार का मस्तिष्क अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वह अनुबंध वैध होगा। ऐसा अनुबंध व्यर्थ घोषित नहीं करवाया जा सकता। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है और तथा कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में दो स्थितियां या दो नियम लागू होते हैं। सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति यदि कोई
अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। दूसरा आता है कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। शेष समय वह अनुबंध कर सकता है। इसके बाद में तीसरा आता है हमारा राज नियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। देश के विभिन्न राज नियमों के अंतर्गत कई व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। उनमें सबसे पहले आता है विदेशी शत्रु। एक विदेशी शत्रु भारतीय नागरिकों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है। वह किसी भी भारतीय न्यायालय में किसी भी भारतीय पर वाद प्रस्तुत भी नहीं कर सकता है जब तक कि उसे भारत सरकार से अनुमति प्राप्त न कर दी जाए। दूसरा आता है विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति। कुछ व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष एवं विशिष्ट व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, सुल्तान, प्रधानमंत्री, राजदूत, कूटनीतिक अधिकारी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि इनमें भारत में इन पर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट आता है कृत्रिम व्यक्ति। कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति में पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय सम्मिलित हैं। ऐसे कृत्रिम व्यक्ति स्वयं अनुबंध नहीं कर सकते। इनकी ओर से कोई भी अनुबंध या अधिकृत व्यक्ति अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट आता है अपराधी। अपराधी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। कारावासी व्यक्ति अपने कारावास काल में कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है दिवालिया। एक व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उसके द्वारा किया गया ठहराव व्यर्थ होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। दिवालिया घोषित होने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकीय प्रापक के अधिकार में आ जाती है, किंतु ये बात ध्यान रखने की है कि यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है तो ऐसा व्यक्ति कार्यवाही के दौरान अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है महिलाएं। भारतीय कानून अनुबंध के अधिकारों में पुरुषों एवं महिलाओं में कोई पक्षपात नहीं करता है। दोनों को अपने लिए अनुबंध करने की स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक विवाहित एवं अविवाहित महिला किसी से भी वैध अनुबंध कर सकती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के साथ भी वैध अनुबंध कर सकती हैं। पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध अनुबंध को प्रवर्तित करवा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।